मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साइंस के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न लेते हैं बिना वक्त गंवाए कि जल में Hg की अशुद्धि के कारण कौन सा रोग होता है? मीना माता, मलेरिया, डेंगू, ब्लैक फुट। तो देखो Hg, अगर जल में Hg मरकरी जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80 की अशुद्धि मिली हो तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना मेरे लाडलो, इसके द्वारा मीना माता रोग होता है अगर Hg। मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, ब्लैक फुट भी अशुद्धि है जल की, लेकिन ये जो 80 परमाणु क्रमांक अर्थात मरकरी के कारण मीना माता रोग होता है, इसके बारे में पता कब लगा था कि सन 1950 ईस्वी में जापान में बिल्लियों में एक विशेष प्रकार का लक्षण पाया गया। बिल्लियां परेशान होती और वो जाके समुद्र में कूद जाती। तो इसमें होता क्या है, इसके जो लक्षण हैं वो व्यक्ति इसमें क्या मानसिक अस्थिरता आती है, मानसिक अस्थिरता आ जाती है, व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है, दृष्टि बाधित होती है और सुनावाई भी कम पड़ता है और इसका सबका कारण बन जाता है मौत। तो इसका जो सबसे पहले बिल्लियों में अजीब व्यवहार देखा गया था 1950 में, लेकिन इसकी खोज कब हुई थी? 1956 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और कहाँ हुई थी मेरे लाडलो? जापान में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कैडमियम की अशुद्धि के कारण उत्पन्न रोग है। मीना माता, इटाई, कोरोना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मीना माता Hg के कारण होता है, कोरोना ये एक वायरस है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, इटाई नामक रोग होता है, ध्यान रखें इटाई। और कैडमियम का परमाणु क्रमांक Cd, इसका परमाणु क्रमांक होता है 48, इसके कारण इटाई रोग होता है। और इसमें होता क्या है कि रीढ़ व जोड़ों में दर्द होता है इसके द्वारा, ठीक है। और इसको भी सन 1912 में जापान में ही खोजा गया था। इसके जो लक्षण आए थे सबसे पहले 1912 में जापान में ही दिखाई दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्सेनिक की अशुद्धि के कारण जल में उत्पन्न रोग है। आर्सेनिक As, परमाणु क्रमांक 33। आर्सेनिक की अशुद्धि के कारण जो जल में रोग होता है वो ब्लैक फुट, फंगस, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो ध्यान रखिएगा ये ब्लैक फुट होता है। और ये जो उस समय पर अमेरिकी व्यक्ति थे जो भैंसों का शिकार किया करते थे, उनमें पाया गया था, उनके पैर उससे काले हो गए थे, इसीलिए इस रोग को ब्लैक फुट नामक रोग दिया गया था। और ये जल में आर्सेनिक की अशुद्धि के कारण उत्पन्न होता है। जुगाली करने वाले पशुओं के मुख में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? मतलब जब पशु मुंह चलाते हैं, खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं, तो याद रखना उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, CO2 या C2H4 या अमोनिया NH3। तो याद रखें मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ये गैस जो पशु जुगाली करते हैं, खाना खाने के बाद जब पशु मुंह चलाते रहते हैं, उसमें मीथेन गैस स्रावित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल है, मतलब ये क्या है? O3 परत से संबंधित, रोगों से संबंधित, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से संबंधित। तो आप फटाफट इसे बताइए ये क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो मैं आपको बता दूं, ये क्योटो प्रोटोकॉल एक संधि है जिसको जापान ने बनाया था। इसमें होता क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके द्वारा बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग, अब यहीं से आप समझ गए होंगे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन, उसको बचाने के लिए ये पहल शुरू की गई और ये सबसे पहले जापान ने की थी। तो इसको जो जापान ने शुरू किया था तो उस समय था 11 दिसंबर 1997। तो ये आप समझ गए होंगे ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका मतलब ये ओजोन परत से संबंधित है, क्योंकि ओजोन परत में अंटार्कटिका में ये पतली होती जा रही है, जिस कारण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो याद रखना 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए। 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए। जापान ने 11 दिसंबर 1997 को अपनाया था, परंतु लागू वो 16 फरवरी 2005 को किया था, उन्होंने ये लागू किया था। और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर 2002 में किए थे। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडे के कवच में होता है, क्या होता है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखें अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो अंडे का कवच होता है ना ऊपरी भाग, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की प्रमुख गैस नहीं है। तो देखो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की प्रमुख गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O या Cl2। तो ध्यान रहे Cl2 नहीं है। ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में होता क्या है मेरे लाडलो, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है इसमें मुख्य तौर पे CO2 सबसे ज़्यादा मात्रा में, CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड CH4, ये उसके मुख्य अवयव होते हैं। मतलब हमारे वातावरण में जो मुख्य रूप से विषाक्त गैसें हैं जो फैल जाती हैं हम उनको ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। इसका मुख्य घटक होता है CO2, और अगर इनमें है तो देखो CH4 भी इसका घटक है, CO2 भी है, N2O भी है और ट्राइक्लोरोमेथेन भी है नहीं तो क्या नहीं होता, क्लोरीन गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का गैस नहीं है। अगला नींबू के रस का pH मान होता है 2.4, 2.6, 2.5, 3। तो याद रहे नींबू के रस का pH मान 2.5 होता है। अब देखो कुछ होते हैं अम्ल और कुछ होते हैं क्षार, ठीक है। तो अम्लों का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से छोटा होता है और क्षारों का 7 से बड़ा होता है। याद रहे 7 से छोटा होगा वो अम्ल होगा, 7 से बड़ा होगा वो क्षार होगा और 7 होगा वो उदासीन होगा। याद रहे जल का pH मान उदासीन होता है, यानी कि 7 होता है क्योंकि वो उदासीन है। जल अम्लीय होता तब भी नहीं यूज़ में ले सकते, क्षारीय होता तब भी नहीं यूज़ में ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, तो इन या उपरोक्त सभी। तो याद रखें जो अम्ल वर्षा है वो सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन परऑक्साइड भी होती है और इनमें ये तीनों गैसें होती हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट मेरे भाइयों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। क्या है, रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। देखो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर होता है रेशम पालन और हॉर्टिकल्चर होता है कृषि। तो इसका जो रेशम पालन को हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। और भी मैं आपको बता दूं जो हॉर्टिकल्चर है वो कृषि में पेड़ पौधों की वृद्धि प्रजनन इनमें है, अर्थात ये कृषि से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, जो व्यक्ति बड़े स्तर पे मधुमक्खी पालन करते हैं शहद हेतु, तो वो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं और इसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो मेरे लाडलो मेरे साथ इसी प्रकार की रोचक वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और जो नए व्यक्तियों को वीडियो मिले वो मेरे प्यारे भाई इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हों। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।